हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूं ताना मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3। और बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भाई आपका सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। देखो बेटा, आपको पता है हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा के दो चैप्टर्स हैं। एक है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा और एक है आपके पास सेंसस और सैंपलिंग मेथड। प्राइमरी और सेकेंडरी वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जो आज हम करने वाले हैं ना बेटा, वो टॉपिक करने वाले हैं भाई सेंसस और सैंपलिंग मेथड्स का। तो फटाफट से देखते हैं बेटा कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपका कि भाई सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपलिंग मेथड्स क्या होता है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आपके 5 या 6 मेथड्स हैं सैंपलिंग के, उसमें से एक क्वेश्चन मान के चलो आपके पेपर में आने ही वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे जो क्वेश्चन है आपका रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग मेथड। इसका मतलब ये है कि जिस भी मेथड से हमने बात यहां करी है ना, कितने सारे मेथड्स है, जिस भी मेथड से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो वो किस किस केसेस में आप उस सैंपल पे ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेंसस एंड सैंपल मेथड। बेसिकली सेंसस और सैंपल मेथड हम ऊपर पढ़ेंगे, तो अब यहां पे हम उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे कि भाई कौन से केस में खर्चा ज्यादा है, कौन से केस में ट्रस्ट हम ज्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करने वाले हैं, उन दोनों का कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिकल एरर्स, दैट इज सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां से बेटा आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, यहां पे आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो भाई ये तो आपको पता ही है, चैप्टर का नेम क्या है भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है जी। अब जो बेटा आपका जो पहला टॉपिक है ना, वो है यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा यूनिवर्स का मतलब दुनिया, पॉपुलेशन मतलब हाँ मैडम वही ना, हमारे देश में 139 पॉइंट समथिंग करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अच्छा हम उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। बेटा जी यहां पे जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन का मतलब है जिन आइटम्स की आप स्टडी कर रहे हो या जिन आइटम्स को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आपके लिए पॉपुलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर आप 100 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर आप 100 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ये 100 लोग आपके लिए पॉपुलेशन है या फिर यूनिवर्स है। अगर आप 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो 1000 लोग आपके लिए पॉपुलेशन है या फिर क्या है, यूनिवर्स है। इसका मतलब ये है कि किन लोगों का, जिन जिन लोगों का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो लोग आपके लिए पॉपुलेशन है या फिर वो क्या आपके लिए यूनिवर्स है। क्लियर है बेटा? तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब है रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो आइटम जिसको आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आपके लिए क्या है बेटा, पॉपुलेशन है या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिवर्स भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो चलें आगे हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं आपके, एक आता है आपका सेंसस मेथड और एक आता है आपका सैंपल मेथड, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे सेंसस मेथड की, सेंसस मेथड में क्या होता है, आप डेटा को जो कलेक्ट करते हो ना, आप एक एक पर्सन का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं हर एक बच्चे के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रही हूं। मान लो मुझे रिजल्ट निकालना है अपनी क्लास का, तो मैं हर बच्चे के पास गई, बेटा बताओ इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है। यानी हर बच्चे के पास मैं बेसिकली जाके क्या कर रही हूं, डेटा कलेक्ट कर रही हूं। यानी आई एम कलेक्टिंग ईच एंड एवरी आइटम, हर एक आइटम को मैं क्या कर रही हूं, कवर कर रही हूं, हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट कर रही हूं। वो क्या होता है आपका सेंसस मेथड। क्लियर है? बाकी डीप में चलेंगे आगे। सैंपल मेथड क्या होता है बेटा, सैंपल मेथड का मतलब है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं जानना चाह रही हूं कि बच्चों का इकोनॉमिक्स में क्या रिजल्ट आया, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं ये जानना चाह रही हूं। तो मैंने क्या किया, सैंपल्स ले लिए, 10 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और उसके बेस पे मैंने जजमेंट कर दी, उसके बेस पे मैंने कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि नहीं।
क्लियर हुआ? सेंसस मेथड में आप हर एक आइटम को कवर करते हो, हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट करते हो। सैंपल मेथड में आप कुछ सैंपल्स ले लेते हो और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, कंक्लूजन लगाते हो। 50 के 50 बच्चों का डेटा ना लेके मैंने कुछ बच्चे को ले लिया, 5 6 10 12 बच्चों का ले लिया और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे दिया कि भाई बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। क्लियर है बच्चा? बाकी डीप में चलते हैं अभी हम। ये आपके सेंसर और सैम्पलिंग मेथड। तो फटाफट से जो पहला है हम उसको अब डीप में पढ़ते हैं। भाई सेंसस मेथड क्या होता है? अभी बताया, सेंसस मेथड का मतलब होता है जिसमें मैं क्या कर रही हूं, हर एक आइटम को कवर कर रही हूं, यानी हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट कर रही हूं। अगर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे का डेटा ले रही हूं, एक एक बच्चे से पूछ रही हूं इकोनॉमिक्स के नंबर, इकोनॉमिक्स में नंबर, इकोनॉमिक्स में नंबर, और लास्ट में जाके मैंने एवरेज निकाल के कंक्लूड कर दिया कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं है। क्लियर है बच्चा? वो वाली बात है। तो देख लेते हैं। इट इज द मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम, ईच एंड एवरी आइटम को आप कवर करते हो ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन, मान लो मैंने क्या बोले, कितने मेरी क्लास में बच्चे कितने थे, 50 है ना, तो पॉपुलेशन क्या है मेरे लिए 50, और मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रही हूं, सारे बच्चों को ले रही हूं रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी मैं जिस भी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रही हूं उसके लिए मैं हर एक बच्चे का डेटा कलेक्ट कर रही हूं। क्लियर है? सिंपल सी बात है, वही वाली बात है जो आपको समझाया। अब सूटेबिलिटी देख लेते हैं, कहां कहां पे मेथड सूटेबल है। पहला, when the population size is small। देखो सीधी सी बात है, 50 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना मुश्किल नहीं है, एक एक बच्चे का मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। अगर यही 5000 बच्चे हैं, क्या मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट करना खुद जाके? नहीं होगा ना। इट इज नॉट ईजी फॉर मी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। एक सिंगल इन्वेस्टिगेटर के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक बच्चे का जाके डेटा कलेक्ट करे। वही अगर मान लो 1 लाख बच्चे हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। कुछ बच्चे जब स्मॉल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ये मेथड क्या है आपका, सुटेबल है। लेकिन अगर मुझे लार्ज इन्वेस्टिगेशन करनी है, बड़े स्केल पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, लाखों बच्चों की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उस केस में मैं सैंपल मेथड में जाती हूं इंस्टेड ऑफ सेंसस मेथड। क्लियर है? तो वही है व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है आपका, स्मॉल। दूसरा, when high degree of accuracy and reliability, जब हमें एक्यूरेसी, जब मुझे है कि ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगी, क्योंकि एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट कर रही हूं, तो उस जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंक्लूजन निकला है वो रिलायबल होगा और एक्यूरेट होगा। रिलायबल का मतलब मैं उस इंफॉर्मेशन को विश्वास कर सकती हूँ। रिलायबल का मतलब ट्रस्ट वर्दी भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, when widely diverse items in the population, widely diverse का मतलब होता है डिफरेंट नेचर की आइटम्स है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, सेंसस मेथड। डिफरेंट जो भी कह सकते हैं, जो फीचर्स है ना डिफरेंट आइटम्स के, वो अलग अलग है। क्लियर है? मान लो एक बच्चे के मैंने इकोनॉमिक्स के मार्क्स पूछे, दूसरे बच्चे के मैंने अकाउंट्स के मार्क्स पूछ लिए, तीसरे बच्चे के मैंने बिजनेस के मार्क्स पूछ लिए, तो मैंने क्या बोला, डिफरेंट फीचर्स जब होते हैं ना, तो उस केस में जब पॉपुलेशन के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, सेंसस मेथड यूज करते हो बेटा। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इंटेंसिव का मतलब होता है डीपली एग्जामिनेशन। जब मुझे जो भी मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूं उसकी मुझे डीप नॉलेज चाहिए, डीप एग्जामिन करना चाहती हूं, तो मैं सेंसस मेथड एक एक आइटम को कवर करती हूँ, लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ, ना कि सैंपल मेथड। सैंपल में तो क्या होता है, जो जितनी डाटा है, जितनी पॉपुलेशन, उसका कुछ सैंपल्स ले लेती हूँ। मान लो अगर 50 बच्चे तो 8-10 लोगों का, 8-10 बच्चों का सैंपल लेके कंक्लूजन निकाल देती हूँ। यहां पे मुझे डीप नॉलेज चाहिए, तो इसलिए मैं एक एक आइटम को कवर कर रही हूं, एक एक आइटम को इन्वेस्टिगेट कर रही हूं। क्लियर है बेटा? बहुत इजी है, आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो जी आगे चलते हैं, उसके कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और उसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये हमें पता ही है, एक एक आइटम को जब आप कवर करोगे तो उस इंफॉर्मेशन, जो भी आपका कंक्लूजन निकलेगा, आप एक तो वो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा, दूसरा उस पर आप रिलायबल हो सकते हो, यानी उस पर आप विश्वास कर सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्या है, सही है। आगे, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब है आप एक एक पॉपुलेशन को खुद जाके बेसिकली क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एक एक पॉपुलेशन का एक एक आइटम को कवर कर रहे हो, तो इसलिए आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे। क्लियर है?
आगे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एक्सटेंसिव का मतलब होता है डीपली कवर कर पाओगे इंफॉर्मेशन, एक एक आइटम को आप स्टडी कर रहे हो तो आप डीपली इंफॉर्मेशन, डीपली क्या कर पाओगे, एक जो इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल एक डीप लेवल पे आप निकाल पाओगे और लास्ट में जो कंक्लूजन मिलेगा वो आपको बिल्कुल ही सही मिलेगा। क्लियर है बच्चा? चले नेक्स्ट है लेस बायस्ड है, एक एक आइटम को कवर कर रहे हो, कोई बायसनेस नहीं कर रहे। सैंपल मेथड में तो क्या था, 50 बच्चे हैं, मैं जानबूझ के वो 8-10 सैंपल ले रही हूँ जो मेरे बेनिफिट के हिसाब से, जो मेरे पर्पस को सूट करे, मैंने वो यूज कर लिया। यहाँ पे मैं एक एक आइटम को खुद जाके कवर कर रही हूँ, एक एक आइटम को कलेक्ट कर रही हूँ, एक एक आइटम का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो कोई भी यहाँ पे बायसनेस बेटा नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा डेटा को कलेक्ट करते वक्त। तो इसलिए जो भी रिजल्ट निकलेगा लास्ट में उस पर मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रस्ट कर सकती हूँ, विश्वास कर सकती हूँ कि भाई ये इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा, ये जो कंक्लूजन निकला है वो बिल्कुल ही क्या है बेटा, सही है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बेटा हम समझते हैं कुछ डीमेरिट्स है, यानी इस मेथड के कुछ नुकसान भी है। पहला है कॉस्टली, ऑब्वियसली एक एक आइटम को आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, एक एक आइटम को आप कवर कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली क्या है, थोड़ा महंगा पड़ता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, महंगा भी ज्यादा है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगती है, मेहनत भी ज्यादा लगती है एक एक आइटम को कवर करने में। क्लियर है? नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के केस में बेटा बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। चलो 50 बच्चे थे तो इजी था डेटा कलेक्ट करना, यही मैं बात करूं 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट लार्ज इन्वेस्टिगेशन है। 5 लाख बच्चों का डेटा कलेक्ट करना सोखा नहीं है, एक एक बच्चे का एक एक आइटम को कवर करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है फिर ये वाला मेथड। क्लियर है? लार्ज मैन पावर, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑब्वियसली बात है, मान लो 5 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, क्या एक सिंगल पर्सन कर सकता है? 5 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारे एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर का मतलब होता है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत सारे एन्यूमरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी लार्ज मैन पावर का यूज होता है। क्लियर है? इसलिए वो एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसके लिए वो फ्री में तो करेंगे नहीं, बहुत पैसा भी लगेगा, उनको देना, सैलरी वगैरह भी देंगे, तो वही वाली बात है। क्लियर है? लार्ज मैन पावर लगती है, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट्स कंज्यूमिंग है, बहुत कॉस्टली है। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या होता है बेटा, आप इसमें एक एक आइटम को कवर नहीं करते। अगर मैं बात करूं, मेरी क्लास में 50 बच्चे, मैंने ये बोला मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं इकोनॉमिक्स के मार्क्स जानना चाह रही थी। सेंसस में तो क्या था, मैं एक एक बच्चे के पास जाके मार्क्स पूछ रही थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 8-10 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे क्या कर दिया, सैंपल कलेक्ट करे और उसके बेसिस पे कंक्लूजन दे दिया कि बच्चों का मार्क्स अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है, इकोनॉमिक्स में बच्चे अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो है आपका सैंपल मेथड। क्लियर है? तो देख लेते हैं, इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन। जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है 50, जितने लोगों के आइटम, जितने लोगों की आप इन्वेस्टिगेशन करते हो वो क्या है आपके लिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स का आप क्या लेते हो, सैंपल लेते हो। अगर मैंने 8-10 लोगों का डेटा लिया तो ये क्या है आपके लिए ग्रुप ऑफ आइटम्स है। कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स का आप क्या लेते हो, डेटा लेते हो, किस में से, पॉपुलेशन में से। क्लियर है? अब वही है, और उसको एग्जामिन करते हो, लास्ट में क्या निकाल लेते हो, कंक्लूजन निकाल लेते हो कि भाई बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। क्लियर है? अब सुटेबिलिटी देख लेते हैं। व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज हो तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, ऑब्वियसली बात है जब ज्यादा लोगों को कवर करना है। ज्यादा लोगों को मतलब क्या है, मान लो अगर मैंने 5 लाख बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं क्या कर लूंगी, मैंने उसमें से 5000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करके और उसके बेसिस पे मैं कंक्लूड कर दूं कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, 5 लाख बच्चों का डेटा लिया और उसमें से मैंने कुछ सैंपल्स ले लिए। मान लो सैंपल्स ले लिए मैंने 5000, 1000, 2000, 1000, 2000, 5000 बच्चों का सैंपल्स लिया और उसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन दे रही हूं कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है इकोनॉमिक्स में, कुछ भी ले लो। ठीक है, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जरूरी नहीं है। सेंसस मेथड में तो आप जाके एक एक बच्चे का डेटा ले रहे थे तो वो हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही थी। यहाँ पे हमें ज्यादा एक्यूरेट नहीं, क्योंकि कुछ सैंपल्स के बेसिस पे ही हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। पूरी 5000 सैंपल्स के बेसिस पे हम 5 लाख पॉपुलेशन को कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बच्चों का रिजल्ट कैसा होगा।
क्लियर है, वो वाली बात है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी क्या होती है, कम होती है। आगे, जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इंटेंसिव मतलब जब हमें डीप नॉलेज नहीं चाहिए एक एक बच्चे की, है ना, हम थोड़े से सैंपल्स के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हमें डीप नॉलेज की, यहाँ पे इंटेंसिव का मतलब डीपली नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और इसके भी कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब एक तो सस्ता है, क्योंकि कुछ सैंपल्स के बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पा रहे हो, कंक्लूड कर पा रहे हो, पूरी पॉपुलेशन का डेटा को आप क्या कर पा रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हो। क्लियर है, तो एक तो वो सस्ता है, टाइम भी कम लगता है और एफर्ट्स भी इसमें कम लगते हैं एज कंपेयर टू योर सेंसस मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम सेविंग, वही वाली बात है, टाइम इसमें कम लगता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेते हैं, 5000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना था, एग्जाम्पल लिया मैंने, 5000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना था। पहला जो है मैंने सेंसस मेथड से लिया, सेंसस मेथड से लिया मतलब एक एक बच्चे को जा जाके क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर सेंसस मेथड में कोई गलती होगी, सेंसस मेथड में कोई गलती होगी, एक एक डेटा, एक एक बच्चे का 5000 पॉपुलेशन है ना, तो एक एक बच्चे का डेटा आप खुद जा जाके क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो इस केस में अगर कोई गलती होगी, कोई एरर हो गया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो दोबारा से 5000 पॉपुलेशन को जाके दोबारा से आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 5000 पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने 100 लोगों का डेटा लिया, 100 लोगों का सैंपल लिया। सैंपल मेथड में क्या करते हो आप, सैंपल्स लेते हो, 100 लोगों का सैंपल लिया और उसके बेसिस पे मैंने 5000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, बेसिकली यही होता है। तो अब यहाँ पे अगर कोई एरर हो गया ना, तो मेरे लिए इजी है, दोबारा से मैं उस एरर को ठीक कर सकती हूँ या थोड़ा सा दोबारा इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, क्योंकि 100 लोगों का इन्वेस्टिगेशन इजी है एज कंपेयर टू द 5000 लोगों का। ठीक है, सेंसस मेथड में तो 5000 के 5000 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही हूं, लेकिन सैंपल मेथड में मैं क्या कर रही हूं बेटा, सैंपल मेथड में मैं सिर्फ कुछ सैंपल्स ले रही हूं और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रही हूं, रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो यहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इजी है। अगर इसकी बात करें, यहां पे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आप लेते हो, इसी चक्कर में एरर्स को फाइंड आउट करना इजी है। अगर कोई गलती होगी तो आपके लिए इजी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोबारा इन्वेस्टिगेट कर लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि सैंपल्स क्या ले रहे हो आप, कम ले रहे हो, तो आपके लिए वो इजी है आइडेंटिफाई करना। टू दैट एक्सटेंट सैम्पलिंग मेथड शोज बेटर एक्यूरेसी, इसलिए सैम्पलिंग मेथड से क्या होता है, बेसिकली क्या है, सैम्पलिंग मेथड में एक क्या है आपके लिए इजीएस्ट मेथड है एज कंपेयर टू योर सेंसस मेथड। क्लियर है, इतना समझ आया, सिंपल सी बात है बेटा। सेंसस मेथड में क्या है, 50 बच्चे, एग्जांपल लेते, एक और ले लेते, 50 बच्चे, अगर डेटा गलत हो गया, अगर डेटा में कोई दिक्कत आई तो आपको 50 के 50 दोबारा से लेना पड़ेगा, है ना, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरे केस में क्या लिया, 50 बच्चे थे सैंपल मेथड में, उसमें मैंने सिर्फ 5 बच्चों का डेटा लिया, मान लो 5 बच्चों का डेटा लिया, अगर डेटा में कोई गड़बड़ होगी तो 5 लोगों को आप दोबारा से क्या कर सकते हो, दोबारा से उनका डेटा कलेक्ट करना आपके लिए वो ईजी है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है ना, कुछ भी एरर्स हो गए तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है बेटा। आगे बेटा लार्ज इन्वेस्टिगेशन, सैंपल मेथड में क्या होता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन होती है, ये तो आपको पता ही है। आप इतने सारे लोगों में से कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हो और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देते हो, तो यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, लेकिन इन केस ऑफ सेंसस मेथड पॉसिबल नहीं है। आगे कुछ डीमेरिट्स पढ़ते हैं। पहला है पार्शियल, पार्शियल का मतलब भेदभाव बहुत होता है। मान लो लेट्स से मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, एज अ टीचर मुझे दिखाना था प्रिंसिपल मैम को कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 50 बच्चों में से 5 बच्चों का रिजल्ट ले लिया और उसके बेसिस पे दिखा दिया कि ये 5 बच्चे जो थे ना वो मेरे टॉपर्स थे, ये 5 बच्चे मेरे टॉपर्स थे और बाकी के जो 45 बच्चे थे वो फेल हो गए क्लास में। मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, ठीक है, 5 बच्चे टॉपर्स थे और 45 बच्चे क्लास में फेल हो गए। क्लियर है, मतलब 5 बच्चों के थोड़े अच्छे आगे नंबर और बाकी बच्चे फेल हो गए। तो मैंने क्या कर दिया, मुझे अपना रिजल्ट प्रिंसिपल मैम को दिखाना था, तो मैंने क्या किया, कुछ सैंपल्स लेके गई, मैं 5 बच्चों का सैंपल्स लेगी, जो बच्चे अच्छा कर रहे थे उन बच्चों का सैंपल्स लेगी और मैंने शो करा प्रिंसिपल मैम को कि मैम देखो बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं देखा कि 45 बच्चे फेल हो गए। क्या उस केस में डेटा कलेक्ट सही हुआ है, क्या जो कंक्लूजन निकले वो सही हुआ है। यहाँ पे तो ये कंक्लूजन निकाल पाई मैं प्रिंसिपल मैम के आगे कि मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में क्या रिजल्ट अच्छा गया था बेटा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा गया। सिर्फ 5 बच्चों के थोड़े नंबर ठीक ठाक आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट अच्छा गया, बाकी जो 45 बच्चे वो फेल हो गए। तो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने गलत निकाला, कुछ सैंपल्स के बेसिस पे मैं सही कंक्लूजन नहीं निकाल सकती। क्लियर है,
है, इसलिए बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है, बायसनेस होता है, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं क्या करती हूँ, भेदभाव कर रही हूँ। मैं वो बच्चों का डेटा लेके चलेगी जो बच्चे अच्छा कर रहे थे और मैंने वो शो कर दिया कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी तो फेल हो गए। इसकी वजह से मेरा कंक्लूजन क्या निकला, रॉन्ग निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देखो भाई, 50 बच्चों में से मान लो मुझे डेटा कलेक्ट करना था, मैंने सोचा 5 बच्चों का डेटा कलेक्ट करूंगी और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को क्या कर दूंगी, रिप्रेजेंट कर दूंगी। अब मेरे लिए जो 5 बच्चे सिलेक्ट करना ना, इट इज नॉट एन ईजी जॉब। मैं कौन से 5 सैंपल्स लूं जो मेरी पूरी पॉपुलेशन, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, वो सिलेक्ट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी डिफिकल्ट होता है सिलेक्ट करना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। वो 5 बच्चों को सिलेक्ट करना 50 बच्चों में से कि भाई मैं वो कौन से 5 बच्चे सिलेक्ट करूं जो पूरी क्लास को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन चूजिंग अ सैंपल। वही वाली बात करें, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार वो सैंपल को चूज करना जो पूरी क्लास को, यानी जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट, स्पेशलाइज नॉलेज। एक पर्सन जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर या जो एन्यूमरेटर है, जो भी सैंपल को कलेक्ट करना है, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ही वो सही सैंपल कलेक्ट कर पाएगा और वो सैंपल कलेक्ट कर पाएगा जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक इंसान, एक इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइज ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है किस बेसिस पे सैंपल कलेक्ट करना है, तो वो गलत सैंपल कलेक्ट करेगा। तो इस चक्कर में वो गलत सैंपल कलेक्ट करेगा तो गलत कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है बेटा, चले आगे। लो जी, नेक्स्ट है आपका एसेंशियल्स ऑफ सैंपल, कि भाई क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए सैंपल को कलेक्ट करते वक्त, क्या क्या बातों का ध्यान रखना। पहला पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो सैंपल कलेक्ट करे जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। अगर 50 बच्चों में से 5 बच्चों का सैंपल कलेक्ट करना है तो वो 5 बच्चे सिलेक्ट करे जो पूरे के पूरे 50 बच्चों को रिप्रेजेंट करे, ताकि हमें सही कंक्लूजन निकले। ठीक है? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट। हर एक सैंपल दूसरे सैंपल से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अलग, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हर सैंपल की खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब सेम फीचर्स। सैंपल मेथड आप तो ही सिलेक्ट करते हो, सैंपल मेथड को आप तो ही यूज करते हो अगर आपके क्या है बेटा, सेम फीचर्स है, सेम फीचर्स। अगर मैं एक बेटा इसका एग्जांपल दूं, मान लो लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो चावल है, ये कुकर है मेरा, ठीक है, कुकर में मैंने चावल बनाए, ठीक है जी। अब जब चावल बनाते हो तो आप क्या करते हो कि वो 2 दाने को ले लेते हो और उससे से आप जज कर लेते हो कि भाई ये चावल के दाने पक गए हैं कि नहीं पक गए। ये क्या होमोजीनियस नेचर है ना, जो चावल है सिर्फ 2 दानों से आप जज कर लेते हो। 2 दाने जो है पूरे पॉपुलेशन यानी सारे चावल को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि चावल पक गए हैं कि नहीं पक गए। वो वाली बात है, होमोजीनियस आइटम होनी चाहिए, सेम फीचर्स होने चाहिए, तो ही आप सैंपल को क्या कर पाते हो, सैंपल मेथड को आप क्या कर पाते हो, यूज कर पाते हो। क्लियर है? एक और एग्जांपल भी दे सकती हूँ बेटा मैं इसका। मान लो अगर आप देखो, अगर आपको लेट्स से अपना ब्लड ग्रुप जानना है, आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपकी बॉडी से कुछ बूंदे ले लेगा ब्लड की, राइट, और उसके बेसिस पे बता देगा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, है ना। तो वो पूरा ब्लड तो नहीं निकालता ना आपको कि पूरा ब्लड निकालूंगा तो ही पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। वो कुछ सैंपल्स ले लेता है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड ले लेता है और उसके बेसिस पे आपकी पूरी बॉडी में जो भी ब्लड है वो आपको बता देगा कि भाई आपका ब्लड का ग्रुप कौन सा है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या कौन सा है। क्लियर है? आगे है एडुकेसी। एडुकेसी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं, ना जरूरत से ज्यादा और ना जरूरत से कम और ना जरूरत से कम, यानी सैंपल को कलेक्ट करते वक्त आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप ना तो जरूरत से ज्यादा सैंपल कलेक्ट कर लो, ना ही जरूरत से कम सैंपल कलेक्ट करो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, और मैंने सिर्फ एक बच्चे का डाटा कलेक्ट कर लिया, एक बच्चे का डेटा कलेक्ट करके ये बता दिया कि क्लास का रिजल्ट कैसे,
अब आप बताओ, एक बच्चा, मान लो वो एक बच्चा टॉपर था क्लास का, जिसके इकोनॉमिक्स में 80 में से 79 नंबर थे, क्या मैं इस एक बच्चे से पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये जरूरत से कम डेटा लिया है। वही वाली बात कर रहे हैं बेटा कि आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हो वो ना ही जरूरत से बहुत ज्यादा हो, ना ही बहुत जरूरत से कम हो, क्योंकि अगर इतना कम डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके बेसिस पे मैं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी बेटा। क्लियर है बच्चा? ये है आपका पॉइंट, दैट इज एडुकेसी होनी चाहिए, ताकि आप फेयर डिसीजन पे पहुंच पाओ, एक सही कंक्लूजन पे पहुंच पाओ कि भाई क्लास का रिजल्ट कैसा। अगर 50 बच्चे तो कम से कम 8-10 बच्चों का तो सैंपल लो, तो ही बेसिस पे मैं सही कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगी कि भाई क्लास का रिजल्ट अच्छा है कि क्लास का रिजल्ट बुरा है। क्लियर है बेटा? चले आगे बेटा, जो ये आपका टॉपिक है वो है आपका महा इंपॉर्टेंस। 4 मार्क क्वेश्चन कर लो इनमें से, इन मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है। तो पहले देखते हैं भाई मेथड्स ऑफ सैंपलिंग कौन कौन से टाइप के। एक है आपका रैंडम सैंपलिंग, एक है आपका पर्पोसिव सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्वार्टर सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। बहुत ईजी है, बड़े अच्छे से समझते हैं। चलो जी, पहला क्या है आपका रैंडम सैंपलिंग। नाम से पता चल रहा है ऐसा मेथड है सैंपलिंग का जिसमें हम रैंडम बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं, रैंडमली डेटा कलेक्ट करते हैं रैंडम बेसिस पे। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका लॉटरी मेथड और एक है आपका टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी में पता है क्या होता है बेटा, एक तरह से ना चिट होती है। ये मान लो ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी चिट डालती है ना, और एक चिट आप निकाल लोगे और देख लोगे, वो आपके लिए सैंपल बन जाएगा। यानी सैंपल को इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। इसका एक एग्जांपल सुनो। मान लो मेरी क्लास में मुझे मॉनिटर डिसाइड करना है कि मेरी क्लास का मॉनिटर क्या है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वो कौन सा मॉनिटर सिलेक्ट करूं, वो कौन सा मॉनिटर निकालूं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। बेसिक सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से बच्चे को मॉनिटर बनाऊं। तो मैंने क्या करा कि हर एक बच्चे का नाम लिख दिया और एक बॉक्स में डाल दिया और उसको शफल किया और एक बच्चे को बोला कि बेटा आप इसमें से एक पर्ची निकालो। जिस बच्चे की पर्ची निकल गई वो बन गया क्लास का मॉनिटर। तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, जो है सैंपल्स को किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, लॉटरी मेथड, पर्ची वाला सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ टेबल्स को प्रिपेयर किया जाता है, ये है आपका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। इतनी डीपली नॉलेज नहीं रखनी, बस इसको आपको ये याद रखना है, यहाँ पे पर्ची वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे पेपर स्लिप का सिस्टम होता है, और यहाँ पे क्या बनाते हो आप, कुछ सेट ऑफ टेबल्स बनाते हो और इस बेसिस पे सैंपल्स को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? मान लो मुझे क्लास के 2 मॉनिटर्स निकालने, तो मैंने बच्चे को बुलाया कि फटाफट से आप इसमें से क्या करो, पर्ची निकालो। उसने 2 पर्ची निकाली, जिस बच्चे का नाम आया उस पर्ची पे वो बच्चा क्या बन गया, मॉनिटर बन गया क्लास का। क्लियर है? तो चले आगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। पहला मेरिट्स पढ़ते हैं। दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी अब इस केस में आप खुद बताओ, क्या टीचर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रही है? जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई बायसनेस कर रहा है? वो नहीं कर रहा। उसने एक बॉक्स लिया, उसमें बहुत सारी पर्चियां डाल दी और बच्चे को बोला कि निकाल लो। जिस बच्चे का नाम आ गया वो बच्चा बन गया मॉनिटर। यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं हुई, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जिसकी किस्मत में था वो उसका नाम आ गया, है ना। अब आगे, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अगर 50 बच्चे तो 50 बच्चों का नेम था उस बॉक्स में, 50 की 50 स्लिप्स थी, तो हर आइटम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी सिलेक्ट होने के लिए, मॉनिटर बनने के लिए। अब वो अलग बात है, जो 2 बच्चों का नेम आ गया वो बन गया मॉनिटर, बट ईच एंड एवरी आइटम को अपॉर्चुनिटी मिली थी टू बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल मेथड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, बहुत ही आसान सा मेथड है। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेटेड बाय द सैंपल। फेयरली, हर एक आइटम को एक फेयर डिसीजन मिल रहा है, एक फेयर चांस मिल रहा है टू बीइंग सिलेक्टेड। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही टीचर की अपनी मर्जी से कोई मॉनिटर अपॉइंट कर रही है। वो क्या कर रही है, सैंपल मेथड, एक पर्ची वाला सिस्टम कर रही है, जिसकी किस्मत में आया वो बन गया भाई मॉनिटर। क्लियर है? तो फेयर डिसीजन हो रहा है यहाँ पे, है ना, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आगे कुछ डीमेरिट्स है। दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब बेटा क्या है, अब मैंने क्या किया, पर्ची निकाली, है ना, मैंने बोला कि जो 2 बच्चों का नाम आएगा वो क्लास का मॉनिटर बनेगा। बाई चांस वो 2 बच्चे निकल गए जो निठल्ले बच्चे थे, जो बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, जो बच्चों को चुप ही नहीं करा सकते थे, जो डिसिप्लिन ही क्रिएट नहीं कर सकते। तो वही वाली बात है, जरूरी नहीं है
कि जो निकलेगी पर्ची वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, पूरी क्लास में एक पूरी क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट करे, वही वाली बात आ रही है। मे भी जो सैंपल जो भी हमने निकाला वो गलत बच्चा चूज हो गया, वो वाली बात है कि वही बात है, इट डज नॉट गारंटी, कोई गारंटी नहीं दे रहा कि जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किए वो पूरी क्लास को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, वो सही सैंपल निकले। क्लियर है? आगे, इंपॉर्टेंट आइटम में मिस, मान लो दो बच्चे वो निठल्ले से निकल गए, जो बच्चे थोड़े समझदार हैं, उनको पता है बच्चों को कैसे चुप कराना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, वो बच्चे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है कई बार क्या रह जाती है बेटा, मिस हो जाती है। आगे, नॉट सिंपल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशन, सिंपल की जगह यहां लिखो नॉट सूटेबल, नॉट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशन, यानी कुछ इंपॉर्टेंट, कोई टीचर को कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसके लिए मेथड सही नहीं है, क्योंकि जो सैंपल आपने निकाला मे बी वो सैंपल गलत निकल जाए, वो सही रिजल्ट ना निकले उसे, तो इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो आगे हम पढ़ते हैं बेटा पर्पोजिव या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग। पर्पोजिव का मतलब होता है आप वो सैंपल चूज करते हो बेटा जो आपके पर्पस को सूट करे, मैंने वो सैंपल चूज किया जो मेरे पर्पस को सूट करे। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझ के मैंने वो सैंपल चूज किया जो मेरे पर्पस को, मतलब मेरी मर्जी से जानबूझ के वो सैंपल चूज किया जो मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, जो मेरे पर्पस के लिए क्या हो, सही हो। एग्जाम्पल समझते हैं, वही वाला एग्जाम्पल है, मान लो क्लास में थे 50 बच्चे, प्रिंसिपल मैम ने टीचर को बुलाया, यानी मुझे बुलाया कि मैम आप बताइए कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा है। तो आप कुछ बच्चों का डेटा लेके आए, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि बच्चों का रिजल्ट बुरा है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट अच्छा था और बाकी 45 बच्चे ऐसे थे जो क्लास में मान लो फेल हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, है ना। मान लो 5 बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट अच्छा है और 45 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब मैंने क्या सोचा कि यार अगर ये पूरा डेटा अगर मैं ऐसे लेके चलेगी ना तो प्रिंसिपल मैम तो बहुत सुनाएगी कि बच्चों के तो बहुत गंदे नंबर आए हैं। तो अब मैंने क्या किया अपने पर्पस के लिए 5 बच्चों का सैंपल लेगी जिनका अच्छा रिजल्ट था, अपने पर्पस के लिए जानबूझ के वो 5 लेके चलेगी जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा था, और मैंने वो शो कर दिया प्रिंसिपल मैम को कि मैम देखिए मेरी क्लास का रिजल्ट कितना अच्छा है। बट एक्चुअल में क्या रिजल्ट अच्छा था, क्या कंक्लूजन मैंने सही निकाला, क्या यहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा था, नहीं था, 45 बच्चे फेल हो गए। क्लियर है? तो वही वाली बात है, पर्पोजिव या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग का मतलब होता है आप जानबूझ के वो सैंपल चूज करते हो जो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरा बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था कि मैं शो कर सकूं कि मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए मैंने जानबूझ के वो 5 बच्चे लेगी ताकि मैं वो प्रूव कर सकूं अपने आप को। क्लियर है? तो अब इसके कुछ मेरिट्स पढ़ लेते हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। अब मेरिट्स क्या है, बहुत सिंपल मेथड है, जो मेरी मर्जी से मेरे पर्पस को जो सूट कर रहे थे वो सैंपल मैंने अपनी मर्जी से क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न्ड इनटू अ पर्पस ऑफ द स्टडी। मैं जानबूझ के वो आइटम्स को ले रही हूं जो मेरे पर्पस को क्या करे, सूट करे। पर्पस ऑफ स्टडी का मतलब क्या है, जो मेरे पर्पस को मेरे फायदे के लिए हो। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, जो सैंपल मुझे चूज करना है मैं अपने पर्पस के लिए उस सैंपल में क्या कर सकती हूँ, चेंजेस ला सकती हूँ। एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें। मान लो मुझे एग्जांपल लेते हैं, मुझे क्लास में थे 50 बच्चे, मुझे 2 मॉनिटर्स अपॉइंट करने थे, एक लड़के में से और एक लड़की में से। लड़कों का मॉनिटर अपॉइंट करना था बेसिकली जो बॉयज को चुप करा सके, और लड़कियों में से एक मॉनिटर अपॉइंट करना था जो गर्ल्स को चुप करा सके। तो मैंने 2 मॉनिटर अपने पर्पस के बेसिस पे अपॉइंट कर लिए, जो मुझे लगा कि ये 2 मॉनिटर सही है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि क्लास में क्या बन सके, डिसिप्लिन। सैंपल मेथड रैंडम सैंपलिंग में क्या था, जिसकी किस्मत में आ गया वो वाला सिस्टम हो गया। यहां पे मैंने अपने पर्पस के हिसाब से वो सैंपल चूज कर लिया, वो वाली बात भी हो सकती है। कोई भी एग्जांपल दो, बट ऐसा एग्जांपल दो कि टीचर को लगे कि बेटा आपको तो बहुत अच्छे से आता है। कुछ भी अपनी मर्जी से सोच सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। यहां पे बस ये लिखना, यहां पे जो टीचर है या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से अपने पर्पस के लिए क्या कर रहा है, सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, वही वाली बात है। अब कुछ डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। पर्सनल बायसनेस हो सकती है इन सिलेक्शन ऑफ आइटम। वही ना, मैंने वो 2 मॉनिटर्स अपॉइंट कर लिए मेरी मर्जी से, मुझे वो अच्छे लगे थे ना, जो मेरा काम भी कर देते थे, मेरे लिए रजिस्टर मेंटेन कर देते थे। मैंने वो 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए जो मेरे पर्पस को सूट करे। तो मैंने यहाँ पे क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन करे। बाकी के जो 48 बच्चे या 48 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अपनी मर्जी से 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। क्लियर है? यहाँ पे वही सेम, 5 बच्चों का ले लिया, 45 बच्चों का लिया नहीं, तो यहाँ पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
है ना, सही डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस रिजल्ट बिकम्स डाउटफुल, मे बी आपका जो रिजल्ट है वो सही ना निकले, रॉन्ग कंक्लूजन निकले। अब इस केस में आप खुद बताइए बेटा, 5 बच्चों का डेटा ले लिया जो अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, अच्छे मार्क्स ले रहे थे, क्या मैं इससे पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा शो कर पा रही हूँ? यहाँ पे तो मैंने शो कर दिया प्रिंसिपल मैम को कि देखो भाई देखो क्या रिजल्ट आया, बट एक्चुअल में कंक्लूजन सही नहीं था, एक्चुअल में जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा डाउटफुल था क्योंकि क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, स्ट्रेटिफाइड या फिर मिक्स सैम्पलिंग, एक ही बात है। एक तो ना याद रख लेना, कोई कोई नेम ऐसे जिनके दो दो नेम है, जैसे परपोजिव और डेलिब्रेटली, है ना, स्ट्रेटिफाइड या फिर मिक्स सैम्पलिंग, आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नेम्स है लिखना तो वही आपको। क्लियर है? याद रख लेना। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा, पहले स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझते हैं। ये मान लो मैं यहां लिख रही हूँ स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड जो बेटा है ना वो इस वर्ड से बना है स्ट्रेटा, ये आप देख रहे हो स्ट्रेटा, STRATA, ये जो स्ट्रेटा वर्ड है ना, स्ट्रेटा वर्ड्स का मतलब होता है बेटा ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ आइटम। स्ट्रेटा का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स। स्ट्रेटिफाइड मेथड में क्या होता है, आप जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसको आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, यानी कहने का मतलब है, अगर एग्जांपल लेती हूं मैं, एग्जांपल समझो, मान लो 150 बच्चे हैं 11th क्लास में, मेरे स्कूल में, मैं जहां की टीचर हूं, मेरे स्कूल में 150 बच्चे, 150 स्टूडेंट्स है 11th और 12th क्लास में। अब मैंने क्या कर दिया, इस 150 बच्चों को डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, आप ग्रुप्स बनाते हो, जितनी भी पॉपुलेशन है ना, अब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन है, कुछ साइंस की होगी, कुछ कॉमर्स की होगी, कुछ आर्ट्स की होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो पॉपुलेशन है उसको मैंने डिवाइड कर दिया इनटू अ ग्रुप्स में, है ना। कुछ कॉमर्स के ले लिए यहाँ पे, कुछ साइंस के ले लिए यहाँ पे, और कुछ क्या ले लिए मैंने, आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज के ले लिए। मान लो 50 बच्चे मेरे कॉमर्स के थे, 50 बच्चे मेरे साइंस के थे और 50 बच्चे मेरे आर्ट्स के थे, ह्यूमैनिटीज के थे। मैंने यहाँ पे क्या किया, जितनी भी पॉपुलेशन थी मेरी, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन थी, उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, बेसिकली ग्रुप्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, 50 50 50 इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ये है आपका स्ट्रेटिफाइड मेथड। क्लियर है? तो एक बार फटाफट से एक बार स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझ लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, पॉपुलेशन कितनी है 150, जिन लोगों का डेटा आप कलेक्ट करते हो, जिन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते हो, वो आपके लिए क्या बनती है, पॉपुलेशन, यानी 150 स्टूडेंट्स के आपके लिए पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटा का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे जो भी है पॉपुलेशन को मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों थे, कुछ बच्चे कॉमर्स के, कुछ बच्चे साइंस के और कुछ बच्चे आर्ट्स के थे, ह्यूमैनिटीज के। एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेटा सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड। अब समझो, अभी तक क्या कहानी थी मैम, 150 बच्चे थे, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे थे, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में, 50 50 50 आ गया। अब मैंने मान लो मुझे निकालना था कि भाई कॉमर्स के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइंस के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आर्ट्स के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने ना 30 बच्चों का डेटा लेना था, लगभग 150 बच्चों में से मैंने सोचा 30 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूंगी और उसके बेसिस पे बताऊंगी कि भाई कौन से बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमर्स वाले, साइंस वाले की आर्ट्स वाले। तो मैंने क्या किया, अब कॉमर्स में 150 में से 50 50 50 कर लिया, अब कॉमर्स में से 10 बच्चे निकाल लिए, साइंस में से भी 10 बच्चे निकाल लिए और आर्ट्स में से भी 10 बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लिया। यानी 10 बच्चे जो ले लिए उनके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स नोट कर लिए और उसके बेसिस पे निकाल रही हूँ कि भाई कॉमर्स के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइंस के अच्छा कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये है आपका स्ट्रेटिफाइड मेथड। स्ट्रेटिफाइड मेथड का मतलब है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हो, किस किस बेसिस में, आप ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड करते हो और उसके बाद आप कुछ सैंपल्स को रैंडम बेसिस पे, कोई भी रैंडम बच्चों का, रैंडम 10-10 बच्चों का आप क्या करते हो, आगे सैंपल्स कलेक्ट करते हो और कंक्लूजन पे पहुंचते हो। वही है, देख रहे हो ये लाइन, some of the items are selected from each strata, डिफरेंट ग्रुप में से आप कुछ कुछ आइटम्स को क्या कर ले हो, सिलेक्ट कर लेते हो सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सको। 10 बच्चों से आप 50 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये 10 बच्चे जो लिए ना वो आप 50 स्टूडेंट्स जो साइंस के उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और ये 10 बच्चों से आप 50 बच्चे जो आर्ट्स के उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी इन 30 बच्चों से आप पूरी 150 पॉपुलेशन को, 150 बच्चों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड मेथड।
क्लियर है। अब मैम इस मेथड को हम मिक्स सैंपलिंग भी कहते हैं। भाई मिक्स सैंपलिंग का मतलब ही नाम से पता चल रहा है कोई किसी दो चीजों का मिक्सचर है ना, मिक्सचर है। अब ये कौन से दो मेथड्स है जिनका मिक्सचर है? ये बेटा आपका रैंडम और परपोजिव सैंपलिंग का मिक्सचर होता है। परपोजिव, ये दोनों मेथड्स आप पढ़ चुके हो। रैंडम में क्या होता है? बेसिकली रैंडम बेसिस पे आप सैंपल कलेक्ट करते हो। परपोजिव का मतलब होता है अपने पर्पस के हिसाब से आप सैंपल कलेक्ट करते हो। इसका एग्जांपल समझो क्यों उसको मिक्स सैंपलिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने बात करी 150 बच्चे हैं, 150 बच्चों को मैंने डिवाइड कर दिया किस किस में, कॉमर्स में, साइंस में और आर्ट्स में। 50 बच्चे कॉमर्स के, 50 बच्चे साइंस के और 50 बच्चे आर्ट्स के। अभी जो भी मैं डिवीजन कर रही हूँ ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को, ये मैं क्या कर रही हूँ? परपोजिवली कर रही हूँ। परपोजिवली का मतलब क्या है? जानबूझ के जो भी टोटल पॉपुलेशन है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर रही हूँ? डिवाइड कर रही हूँ। तो अभी तक क्या निकल के आया? परपोजिव सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग। क्लियर है। अब मुझे बेसिकली ये निकालना था, 30 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना था टोटल में से कि भाई कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने यहां से 10 बच्चे निकाले, यहां से 10 बच्चों का डेटा लिया और यहां से 10 बच्चों का डेटा लिया। इस बेसिस पे मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूं। यहां पे जो मैंने 10 बच्चे सिलेक्ट किए ना वो रैंडम बेसिस पे किए, रैंडम बेसिस पे करे। रैंडमली कोई भी 50 में से 10 बच्चे सिलेक्ट कर लिए दोनों तीनों जगह। तो यहां पे अब क्या निकल गया? रैंडम सैंपलिंग। तो आप देख रहे हो इस मेथड में, इस स्ट्रेटिफाइड मेथड में दोनों टाइप की सैंपलिंग्स आ रही है, परपोजिव सैंपलिंग भी और रैंडम सैंपलिंग भी। इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? मिक्स सैंपलिंग बोलते हो, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ, देख रहे हो, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज कॉल्ड अ मिक्स टेक्निक ऑफ सैंपलिंग बिकॉज, ध्यान समझना, दिस मेथड इन्वॉल्व्स मिक्सचर ऑफ बोथ परपोजिव सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग, दोनों का मिक्सचर। अब परपोजिव कब आ रहा है, रैंडम कब आ रहा है? देखो, द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्टेटा, स्टेटा का मतलब ग्रुप्स, इज परपोजिवली डन। कहने का मतलब है जो भी डिवीजन हो रही थी वो परपोजली डन हो रही थी, जानबूझ के करी जा रही थी। वाइल द सिलेक्शन, लेकिन जो 10 बच्चे मैं सिलेक्ट कर रहे थे ना वो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट कर रही थी। द सिलेक्शन ऑफ द आइटम इज डन एट रैंडम, रैंडमली कोई भी 10 बच्चे मैं निकाल रही थी, उसके बेसिस पे मैंने निकाल दिया कि भाई कॉमर्स के अच्छे हैं, साइंस के अच्छे हैं कि आर्ट्स के अच्छे हैं। तो उस बेसिस पे आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों मेथड्स आ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्स सैंपलिंग मेथड भी बोल देते हैं बेटा। क्लियर है बेटा आपको अच्छे से? चलो जी, अब कुछ मेरिट्स हैं कुछ डिमेरिट्स हैं। दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। डाइवर्स का मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 150 बच्चे थे, 150 बच्चों को मैंने ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ही मैंने कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में डिवाइड कर लिया। यानी यहाँ पे मैं सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बच्चों को ले पा रही हूँ। तीनों बच्चों को ले लिया 150 में, कॉमर्स के भी, साइंस के भी और आर्ट्स के भी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। हमें यहाँ से सही रिजल्ट निकल पाता है। क्यों? अब मुझे 30 मैंने यहां से क्या किया? पूरे 150, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल लो, मुझे 30 बच्चों का डेटा कलेक्ट करना था ताकि बस 30 बच्चों से पूरी 150 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दूं। अगर मैं इनको डिवाइड ना करके सीधा 30 बच्चे ले लेती, अब मुझे क्या पता उस 30 बच्चों में क्या पता 20 बच्चे कॉमर्स के आ जाते, 10 बच्चे सिर्फ साइंस के आते, या फिर सारे के सारे क्या पता गलती से कॉमर्स के आ जाते, साइंस और आर्ट्स के आते नहीं। क्या मैं सही कंक्लूजन पे पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। अब मुझे पता चल पाता कि कॉमर्स के अच्छा कर रहे हैं, साइंस के अच्छा कर रहे हैं कि आर्ट्स के अच्छा कर रहे हैं। मैंने क्या किया? सारे पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया, अब उसमें से मैंने सैंपल को कलेक्ट किया। देख रहे हो, अगर 150 के 150 में से मैंने सोचा कोई भी 30 बच्चे ले लूं, क्या पता 20 बच्चे कॉमर्स के आ जाते हैं और 2-3 बच्चे साइंस के आ जाते हैं और 2-4 बच्चे क्या आर्ट्स के आ जाते। क्या उस टाइम पे मैं सही कंक्लूजन पे पहुंच पाती? बेटा नहीं पहुंच पाती। वही वाली बात हो रही है कि अब मैंने क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप में। अब मुझे इक्वल हर कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंट ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसलिए हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिल के आ रहा है। रिलायबल का मतलब अब जो भी रिजल्ट निकला उस पर मैं रिलाई कर सकती हूँ, ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो सही होगी रिजल्ट। चलो जी, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। डाइवर्स का मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब अब मैं कंपेयर कर पा रही हूं कि भाई कॉमर्स के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, साइंस के बच्चे अच्छा कर रहे हैं कि आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम्स में अब मैं कंपेयर कर पा रही हूं, यानी कंपैरेटिव स्टडी हो पा रही है। क्लियर है बेटा? अब बेटा कुछ डीमेरिट्स पढ़ते हैं। पहला डीमेरिट क्या है? पर्सनल बायसनेस हो जाती है। कई बार जब हम ग्रुप्स बनाते हैं ना उसमें बायसनेस बहुत ज्यादा होती है, भेदभाव बहुत हो जाता है ग्रुप्स को बनाते हैं। क्लियर है? आगे है आपका जब डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं ना उस केसेस में पर्सनल बायसनेस हो जाती है। आगे है व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल then it is difficult to further divide into similar parts or strata। कहने का मतलब समझो,
यहाँ तो चलो 150 बच्चे थे, इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर मैं मान लो लेट्स से सिर्फ 10 बच्चे हैं, अब उसको मैं करूँ कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में, पहली कम बच्चे हैं, अब उसमें मैं भागूं 2 बच्चे 4 बच्चे 4 बच्चे, है ना, क्या ही कर रही हूँ। जब डेटा ही हमारे पास, जब करेक्टरिस्टिक्स ही हमारे पास, जब डेटा ही हमारे पास स्मॉल है, तो उसके बाद उसको दोबारा से डिवाइड करना ना ग्रुप में, बहुत ज़्यादा स्मॉलर यूनिट्स में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही वाली बात कर रहे हैं, व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल, जब पॉपुलेशन का साइज ही स्मॉल है, देन इट इज डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर ग्रुप्स। तो उसको आगे ग्रुप में डिवाइड करना क्या ही मुश्किल हो जाता है। 10 बच्चों को क्या मैं अब ग्रुप में निकालूं, 5 बच्चे मान लो, तो 5 बच्चों को क्या ग्रुप में डालूं, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, है ना। जब बच्चे ज्यादा हो तो फिर भी समझ आता है, कॉमर्स में बांट दिया, साइंस में बांट दिया और आर्ट्स में। जब बच्चे ही कम हो, जब पॉपुलेशन का साइज ही स्मॉल है, तो उस केस में ग्रुप बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्मॉल ग्रुप को ही आगे दोबारा से ग्रुप में डिवाइड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना, वही वाली बात है बेटा। चलो ये हो गया आपके डीमेरिट्स भी। अब आ जाओ बेटा, आपका अगला जो पॉइंट है वो है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब होता है आप जो भी पॉपुलेशन है, जिन भी आइटम्स को आप कवर करना पा रहे हो, यानी जिन भी आइटम्स की आप इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हो, उसको आप बेटा न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली और अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो, यानी इस बेसिस पे आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर्स की फॉर्म में, ज्योग्राफिकल का मतलब लोकेशन की फॉर्म में, जगह, लोकेशन मतलब जगह, और अल्फाबेटिकल का मतलब अल्फाबेट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, बेसिकली सैंपल्स को कलेक्ट करते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने बात करी, मान लो मुझे 5th आइटम कलेक्ट करनी है। मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, मैं ना बच्चों का प्रेजेंटेशन लेना चाह रही थी, है ना, मैं चाह रही थी बच्चे आए और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंट करे पूरी क्लास में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन से बच्चे को उठाऊं, है ना। तो मैंने ना पहला 5th आइटम कलेक्ट कर, मतलब 5 रोल नंबर सिलेक्ट कर लिया। मैंने बोला अब 5 रोल नंबर के बाद एवरी 5th आइटम आओ, यानी 5th रोल नंबर आया। अब एवरी 5th आइटम का मतलब क्या है, 15th रोल नंबर, 25th रोल नंबर, 35 रोल नंबर, 45 रोल नंबर, ऐसे ऐसे करके मैंने 5 बच्चे बुला लिए और 5 बच्चों का प्रेजेंटेशन ले लिया। समझ आया। मैं एज अ टीचर थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्लास में से, अब मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं सिर्फ 5 बच्चों का ले सकती, तो मैंने समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से बच्चों का लूँ। तो मैंने बोला कि भाई 5th रोल नंबर आ जाओ, उसके बाद एवरी 5th आइटम आते जाओ और अपना प्रेजेंटेशन देते जाओ। 5th के बाद क्या आया फटाफट से बताओ, 15, 25, 35, 45। इस बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, सैंपल्स को कलेक्ट कर रही हूँ। ये 5 बच्चे मैंने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। क्लियर है। अब ये देख लो, बहुत सिंपल मेथड है ना, इजी ये मेथड है, बहुत इजी मेथड है। आगे, दिस मेथड इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस। क्या यहाँ पे कोई पर्सनल बायसनेस हो रही है, कोई भेदभाव हो रहा है? कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। मैंने 5 रोल नंबर बुला लिया ऐसी अपनी मर्जी से। उसके बाद मैंने क्या बोला, कोई भी, अब 5 के बाद एवरी 5th आइटम आते जाओ। तो मैंने एवरी 5th आइटम आते गए तो 15, 25, 35, 45 अपने आप याद देंगे। यहाँ पे कोई मैंने भेदभाव नहीं किया, यहाँ पे कोई मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल बायसेस बहुत ही कम होती है। अब कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। पहला क्या है, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब ये कर लिया, इन बच्चों को मौका मिल गया, बाकी बच्चे जो 1 रोल नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ये बच्चों को तो मौका ही नहीं मिला। बस एक बार 5th कर लिया, उसके बाद यही 15, 25, 35, 45 ऐसा चलता गया। जो बाकी बच्चे हैं उनको तो इक्वल चांस ही नहीं मिला सिलेक्ट करने का। क्लियर है बेटा, अच्छे समझ आया। अगर मान लो यही दूसरा केस लेती हूँ, मुझे लेट्स से मॉनिटर अपॉइंट करने क्लास के 5 मॉनिटर्स अपॉइंट करने। पहला मॉनिटर मैंने 5 रोल नंबर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद मैंने एवरी 5th आइटम यानी 5, 15, 25, 35, 45 बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो रोल नंबर्स के बच्चे हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिला सिलेक्ट होने का। वो वाली बात हो रही है। क्लियर है। आगे, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज डिफीटेड। जो पर्पस होता है ना सैंपल कलेक्ट करने का, सही मेथड हो तो हमें पर्पस भी समझ आए। यहाँ पे जो पर्पस है ना वो खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर आइटम को इक्वल चांस नहीं मिल रहा सिलेक्ट होने का। क्लियर है बच्चा। चले आगे, बहुत इजी था। चलो जी, आगे बेटा है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है बेटा, जो आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में पढ़ा ना, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मिक्स सैंपलिंग जो आपने पढ़ा, उसी से ही मिलता जुलता, अगर हम बात करें उसी से मिलता जुलता। उसमें क्या था, अगर याद हो, उसमें मैम ये था कि 150 बच्चे थे और 150 बच्चे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को मैंने डिवाइड किया था डिफरेंट ग्रुप में, कॉमर्स में, साइंस में और आर्ट्स में। यानी 150 बच्चे कॉमर्स के बात कर दिए थे मैंने, और 150 बच्चे
50 बच्चे कॉमर्स के थे, 50 बच्चे साइंस के थे और 50 बच्चे आर्ट्स के थे। ये तो क्या था हमारा मैम, ये हमारा था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग भी बेटा सेम होता है, बस कोटा में ये फर्क होता है कि जो ग्रुपिंग होती है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है। अगर मैं इसी के आगे और ग्रुपिंग कर दूं, कॉमर्स में 2 कर दिए, गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 50 बच्चे अगर टोटल है तो गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, 50 बच्चे आर्ट्स में है तो गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। अब मैंने देख रहे हो ज्यादा ग्रुपिंग्स कर दी, इसके बाद भी मैं ग्रुपिंग कर देती हूँ। मान लो गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स रूरल एरिया से आ रही है, कौन सी गर्ल अर्बन एरिया से, कौन से बॉयज रूरल से, कौन से बॉयज अर्बन से, रूरल से अर्बन से, कौन से बॉयज रूरल से अर्बन से, रूरल से अर्बन से, रूरल से और अर्बन से। ये होती है आपकी कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में भी सेम होता है, बस फर्क ये है इसमें ज्यादा ग्रुप्स बनाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ आया? तो ये है आपका कोटा सैंपलिंग। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन क्या थी, 150 बच्चे थे ना, ये आपके लिए पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो या क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप डिफरेंट क्या बना देते हो बेटा, ग्रुप्स बना देते हो। वही सेम है। आगे बेटा ये समझो कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये तो सबसे आसान है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप सैंपल्स कलेक्ट करते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सैंपल को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। तो वही वाली मान लो एग्जांपल हो, वही सेम एग्जांपल है, 50 बच्चे थे मान लो क्लास में, है ना। मुझे प्रिंसिपल मैम को शो करना था रिजल्ट कि मेरी क्लास का रिजल्ट कैसा आया, और उसमें से मैंने देखा कि मेरे 5 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया, 45 बच्चे मेरे जो बिल्कुल फेल हो गया, बहुत कम है ना, बिल्कुल फेल होने वाली हालात में। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन बच्चों का लेके जाऊं। अगर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ से भी उठा लूंगी तो ऑब्वियसली मैम कहेंगी कि रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, तो मुझे डांट पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, वो 5 बच्चे जो टॉपर्स थे उनका रिजल्ट लेके चली गई और शो कर दिया कि भाई देखो रिजल्ट कितना अच्छा है। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या कर लिया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को क्या किया, कलेक्ट किया। क्लियर है? अब इसके कुछ फायदे देख लेते हैं और उसके कुछ नुकसान देख लेते हैं। यहां देख लो एक बार, सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स इट्स कन्वीनियंस, जो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से। पहला सिंपलेस्ट मेथड, आसान है, लीस्ट एक्सपेंसिव, कोई महंगा नहीं, फ्लेक्सिबल, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल कलेक्ट कर सकती हूँ जो मुझे कन्वीनियंट लगे। अनरिलायबल, क्या मैं इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे तो मैंने शो कर दिया कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में रिजल्ट अच्छा था, नहीं था रिजल्ट अच्छा, तो ऑब्वियसली अनरिलायबल है, मैं ऑब्वियसली उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। डाउटफुल कंक्लूजन होता है, क्योंकि जो भी कंक्लूजन निकला वो डाउटफुल है। नॉट ट्रस्टवर्दी, यही सेम चीज है कि इस कंक्लूजन पे जो भी रिजल्ट निकला है मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। लास्ट ये वाला पॉइंट देख लो, पर्सनल बायसनेस, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया है ना, डिस्क्रिमिनेशन किया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो सैंपल चूज कर लिया, बाकी जो सैंपल है उसको मौका ही नहीं मिला चूज होने का, तो वही वाली बात है, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्लियर है? आसान है, तो वही वाली बात है, यहाँ पे पर्सनल बायसनेस भी होती है। क्लियर है बेटा? तो ये है आपका टॉपिक। अब जो एक टॉपिक है आपका, वो है आपका रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा या सैम्पलिंग मेथड। देखो, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, कौन से मेथड से, सैम्पलिंग मेथड से। तो जो भी आप डेटा सैम्पलिंग मेथड से, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ लिया, जिस भी मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो सैम्पलिंग का, कौन से केस में आप उस पर रिलायबल हो सकते हो, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया कि वो सही है, कौन से केस में आप उस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये डेटा करेक्ट है, एक्यूरेट है और आप उस पर विश्वास कर सकते हो। तो पहले ये बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, साइज ऑफ सैंपल्स को कलेक्ट करते वक्त ये ध्यान देना है कि जो साइज, जो भी सैंपल का साइज है, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लो पॉपुलेशन है 50, यानी 50 बच्चे हैं और मुझे क्लास का रिजल्ट जानना है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो मैंने खाली एक बच्चे का डेटा ले लिया, तो क्या मैं एक बच्चे के हिसाब से, एक बच्चे का डेटा लेके ये बता सकती हूँ कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है? वो यहाँ पे सैंपल, जो साइज ऑफ सैंपल इतना स्मॉल है कि हम इसके बेसिस पे कंक्लूड नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर है? मेथड्स ऑफ सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप मेथड चूज कर रहे हो ना सैंपल कलेक्ट करने का, तो बहुत ध्यान से चूज करो, गलत सैंपल का मेथड मत चूज करो। बहुत सारे मेथड्स है, स्ट्रेटिफाइड हो गया आपका, डिलिबरेटली, पर्पसली हो गया, रैंडम मेथड, पता नहीं कितने मेथड्स है। जो भी आप मेथड चूज कर रहे हो वो बहुत सोच समझ के चूज करो और कोशिश करो वो मेथड चूज करो जो थोड़ा सिंपल हो, जो बिल्कुल सिंपल हो, क्योंकि अगर मेथड आपका सिंपल नहीं होगा तो मे बी आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो डाउटफुल निकलेगा, सही नहीं निकलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप प्लीज पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऊपर वाले में बात यही किया हुआ है, अगर सैंपल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा तो भी आप डेटा जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। अगर सैंपल मेथड इजी नहीं है तो आपको एक एडिक्वेट, आपको एक सही रिजल्ट नहीं मिलेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स का मतलब होता है बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, यानी एन्यूमरेटर्स जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो सैंपल्स का जो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए, स्पेशलाइज होनी चाहिए, उनको अक्ल होनी चाहिए कि किस बेसिस पे उनको सैंपल को कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं है, वो स्पेशलाइज नहीं अपने काम में, अगर वो ट्रेंड नहीं हो, तो उनको समझ ही नहीं होगा कि सैंपल कौन सा सिलेक्ट करे जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करे बेटा, रिप्रेजेंट करे। वही बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एन्यूमरेटर, ये अगला पॉइंट है कि जो भी एन्यूमरेटर, जो भी इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो बायस फ्री होके करे, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई भी भेदभाव ना करे डेटा को कलेक्ट करते वक्त, तो ही जाके आपका जो डेटा निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, ये जो कंक्लूजन निकलेगा, वो बेटा आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है बेटा, चले आगे। लो जी, अगला जो आपने, अब सेंसस मेथड आपको पता है, सैंपलिंग मेथड आपको पता है, तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कवरेज। अब आपको पता है सेंसस मेथड में आप कवरेज क्या होती है, ऑब्वियसली ज्यादा होती है, क्योंकि आप ईच एंड एवरी आइटम को क्या करते हो, कवर करते हो। सैंपलिंग मेथड में जो कवरेज होती है वो कम होती है, क्योंकि आप कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करते हो जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सूटेबिलिटी कहां पे सूटेबल है, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन स्मॉल और वहां पे जहां पे आपकी इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, ये आपको पता है। ये मेथड ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये मेथड ऑब्वियसली कम एक्सपेंसिव है, ये आप सबको पता है, एक बार रीड मार लेना। ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, एक एक डेटा को एक एक पॉपुलेशन को करना, एक एक आइटम को कवर करना ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, और ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि कुछ डेटा को, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करे और पूरी पॉपुलेशन को आप क्या कर देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो। एक्यूरेसी ऑब्वियसली इसमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसमें कम, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक आइटम को कवर कर रहे हो, यहाँ कुछ सैंपल्स के बेसिस पे आप पूरा रिजल्ट निकाल रहे हो। क्लियर है, इतना अच्छे समझ आया। लो जी, अब बेटा लास्ट जो टॉपिक है वो आपका स्टैटिस्टिकल एरर्स। कुछ कमियां होती है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती है। तो दो टाइप के जो आपके एरर्स हैं, एक है आपका सैंपलिंग एरर्स और एक है आपका नॉन सैंपलिंग एरर्स। सैंपलिंग एरर्स का मतलब होता है एरर्स मतलब गलतियां, एरर का मतलब क्या है, गलतियां, ऐसी गलतियां जो सैंपल्स को कलेक्ट करते वक्त आई। मान लो लेट्स से आपने मेथड ही गलत चूज कर दिया, अगर आपने मेथड गलत चूज कर दिया तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या निकलेगा, आपका गलत निकलेगा। नॉन सैंपलिंग एरर्स का मतलब है कि सैंपल मेथड के अलावा भी डेटा को कलेक्ट करते वक्त, सैंपल मेथड छोड़ दो, डेटा को कलेक्ट करते वक्त और भी तरीके से गलतियां होती है, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है, जो आपका कंक्लूजन है, लास्ट में क्या निकलता है, गलत निकलता है। तो पहला बेटा एरर्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसको आपने मेजर सही से नहीं किया, है ना, सही से मेजर नहीं किया, इसके बेसिस पे जो आपका डेटा, जो आपका रिजल्ट निकला, जो आपका कंक्लूजन निकला, वो क्या निकल गया, गलत निकल गया, गलतियां आ गई। नेक्स्ट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है जिन लोगों को आपने बोला डेटा भेजने के लिए, डेटा देने के लिए, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, आपको डेटा ही नहीं भेजा। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप कंक्लूजन पे कैसे पहुंचोगे। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्ड का मतलब है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको डेटा ही नहीं दिया। जब डेटा नहीं होगा तो आप कंक्लूजन तक, यानी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। एरर्स ऑफ कैलकुलेशन। एरर्स ऑफ कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो कैलकुलेशंस करी, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया और जो भी आपने कैलकुलेशंस करी, वो गलत करी। अब गलतियां होगी कैलकुलेशन करने पर, यानी आपको रिजल्ट क्या निकला, गलत निकला, और गलत रिजल्ट यानी आपका रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट बेटा, एरर्स ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब रिजल्ट निकालना, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब, बड़े ध्यान समझो, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया ना, आपने उसको मिस इंटरप्रिटेट कर लिया, यानी आपने उसको समझा गलत। आपकी गलती होगी कि आप उस इंफॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाए, आपने उस इंफॉर्मेशन को गलत रूप से ले लिया। जब आप गलत रूप से उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो गलत निकलेगा, यानी रिजल्ट गलत है, तो यानी लास्ट में आप कंक्लूजन पे क्या पहुंच पाओगे, गलत कंक्लूजन पे निकलोगे। ठीक है बेटा, एक चीज बड़े ध्यान समझो, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए नॉन सैंपलिंग एरर्स होते क्या हैं, सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से एक नंबर का या एक नंबर का मोस्टली या एमसीक्यू के बेस में, 1 मार्क क्वेश्चन में बेस में ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे, लार्जर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द लार्जर द पॉपुलेशन साइज, द ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा आइटम्स आप कवर कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप लार्ज स्केल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उतनी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है, ये तो हमें पता है। आगे, नॉन सैंपलिंग एरर इज मोर सीरियस देन सैंपलिंग एरर। जो आपका नॉन सैंपलिंग एरर है ना, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस है, यहां पे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू योर सैंपलिंग एरर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड ज्यादा गलतियां हो सकती है, किस मेथड में ज्यादा, कौन सा मेथड ज्यादा सीरियस है, कौन सा मेथड ज्यादा गलतियां हो सकती है किस मेथड में, तो वो कौन सा आपका नॉन सैंपलिंग एरर्स है। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई कौन सा मेथड, सैंपलिंग एरर्स और नॉन सैंपलिंग एरर में से कौन सा मेथड है जहां पे ज्यादा
गलतियां होने के चांसेस है, एरर होने के चांसेस ज्यादा, कौन सा मेथड ज्यादा सीरियस है, तो आप क्या बताओगे भाई, नॉन सैम्पलिंग एरर इज मोर सीरियस देन एज कंपेयर टू योर सैम्पलिंग एरर्स। लो जी बेटा, हो गया चैप्टर समाप्त। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बस बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। थैंक यू।